सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है और अपने समय में एनसीपी की तरफ से नेता के रूप में संगठन की दृष्टि से प्रभावी तौर पर काम किया। वहां के जन नेता थे, आम लोगों को बड़ा प्यार करते थे। बारामती में आज उनका जहाज था, सुबह रनवे पर ही क्रैश कर गया, हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा दुखद है, अकाल मृत्यु है। उनकी बड़ी आवश्यकता थी। एक तरह से अगर मैं कहूं कि अपूर्णीय क्षति हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं हुई। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार और उनके सभी जनों का आघात बर्दाश्त करने की परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। इस समय एक बड़ा संवेदनशील विषय के कारण लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जो दी गई है जनवरी के महीने में, इक्विटी ऑफ प्रमोशन इन यूनिवर्सिटी एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 इस हिसाब से आया है। इसी कारण बड़ा आक्रोश है और आक्रोश इस कारण है कि 2012 में जो इस संबंध में गाइडलाइन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कहा गया था कि उसकी समीक्षा करने के पश्चात फिर से गाइडलाइन आनी चाहिए। तो उस समय जो गाइडलाइन थी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भेदभाव की स्थिति थी, उससे संबंधित शिकायतें थी, शिकायतों में बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये सोच करके गाइडलाइन तैयार की गई। लेकिन जो गाइडलाइन आई है वो बड़ी ही विचित्र है। अगर मैं कहूं कि संविधान के अंदर प्रदत्त नागरिक का जो अधिकार है उस अधिकार के विपरीत है। जो सामान्य नागरिक का अधिकार उसको बाधित करने वाला ये विषय है। जातिगत भेदभाव SC/ST के बारे में था, क्योंकि SC/ST का एक संवैधानिक आधार पर अलग एक ऐतिहासिक स्थिति है, लेकिन इसके साथ साथ OBC को जोड़ा गया। OBC को जोड़ने के पश्चात मैं नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई ना होना ही चाहिए, लेकिन उसके जोड़ने के बाद फिर बाकी को लगता है कि बाकी के लोग क्यों नहीं, बाकी के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको क्यों नहीं उसमें शामिल किया जाए। अरे जातिगत भेदभाव के आधार पर एक आक्रोश की स्थिति बड़ी तेजी से पैदा होती है। एक तरह से इसमें यह कहा गया कि अगर SC/ST का चल रहा था उसके बारे में तो लोगों ने अपना मानस प्रारंभ से ही, क्योंकि आरक्षित
स्वरूप था उनका पहले से ही। लेकिन अगर ओबीसी को किया तो एक तरह से टारगेट हो गया आपका सवर्ण, एक वर्ग हो गया, तो उसके साथ अगर भेदभाव हो तो उसको क्यों नहीं जोड़ा जाए? इसी बात को लेकर काफी आक्रोश लोगों के अंदर पैदा हुआ है और एक तरह से संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है। संविधान में जो आर्टिकल 15 है, आपका आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, इन सारे आर्टिकल्स का विरोध है। अब जैसे 14 में है समानता के अधिकार के विपरीत, 15 में है जो जाति के आधार पर भेदभाव स्वयं संविधान द्वारा निषिद्ध है, यह बिल में भेदभाव रोकने के नाम पर नया जातिगत भेदभाव को आमंत्रित करता है। अनुच्छेद 21 में गरिमा और मानसिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्व समाज विद्यार्थियों को डर, संदेह, निरंतर निगरानी के वातावरण में रखता है। इसमें तो इन अनुच्छेद के अंतर्गत विरुद्ध है और इसके खिलाफ एक तरह से लोगों ने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, इसमें झूठी शिकायतों में कहा गया कि भेदभाव संबंधित शिकायत होगी, लेकिन झूठी भी शिकायतें हैं तो झूठी शिकायतों के शिकार बाकी के लोग होते हैं, तो झूठी शिकायतों पर क्या दंड का प्रावधान है? एक तो जातिगत भेदभाव के आधार पर जो चीजें जोड़ी गई है उसमें बाकी के लोगों को क्यों न जोड़ा जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा, जो झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायतें के बारे में चीजों को सामने प्रस्तुत करना चाहिए, कितनी झूठी शिकायतें हैं और झूठी शिकायतें की जा रही हैं तो झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध दंड का प्रावधान क्या है, ये भी आवश्यक है। और जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, ये एक तरह से छात्रों के परिसर के अंदर सभी छात्र होते हैं, कोई बिरादरी वाला मामला नहीं माना जाता है, सभी छात्र हैं। और इसमें जातिगत भेदभाव को प्रमुखता देकर उसके अनुरूप कमेटी बनाई जाए। अब जैसे इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की गई है। अब इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, समानता अवसर केंद्र, इस कमेटी में 10 लोग, उसमें कहा गया कि SC, ST, OBC, महिलाएं, विकलांग, इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, बाकी लोगों का क्यों नहीं? उसमें अगर मिनिमम कोरम है, उसमें जो विधि के अंदर है आया है उसमें 4 का रखा गया है। अब उसमें तो किसी को भी इसके कारण प्रताड़ित किया जा सकता है, एक संदेह है और लगता है कि ज्यादातर प्रताड़ित किया जाएगा, जो बाकी के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा। हमारा कहना है कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, मिनिमम कोरम में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन ये संदेह के दायरे में आ जाता है। इस समानता अवसर केंद्र है, कमेटी है, ये जो शिकायत निवारण कमेटी के अंतर्गत भी ले सकते हैं आप। इस कमेटी में अधिकतर लोग वही उत्पीड़ित होंगे जो इस विधि के अंदर जातिगत भेदभाव में जो SC, ST और OBC को रखा गया है, शिकायतें जो झूठी की जाएंगी, इसमें ये सब लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। ये संदेह है, क्योंकि लोगों को लगता है कि SC, ST कानून जो बना था उसका बहुत बुरी तरह से लोग शिकार हुए। ये सारी बातों को देखने के पश्चात सामाजिक समरसता, सामाजिक समता विशृंखलित होती है। अलगाव की प्रवृत्ति का जबरदस्त रूप से प्रभाव होगा और इसके कारण जो हम परस्पर एक दूसरे के प्रति आत्मीय व्यवहार रख करके काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा।
और विशेष विद्यार्थी छात्र रहे होंगे, आप भी छात्र रहे हैं, तो हम लोगों के मित्र हर प्रकार के लोग थे। ओबीसी भी थे, SC ST के लोग भी थे, बाकी के लोग भी थे। तो आपस में इतनी मित्रता रहा करती थी, संबंध रहा करते थे, पता नहीं लगता था कौन किस बिरादरी का है। जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं उसमें तो बिरादरीवाद का विच्छेदन होता है एक तरह से। उसमें लोग उस प्रकार का अनुभव नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि हम सब लोग एक हैं। तो इस जो एक मानसिक एकत्व का भाव है, इससे कारण विनष्ट होता है। और इसलिए हमारी मांग है, आपने इसको पढ़ लिया होगा, इसमें हमने सारी मांगे रखी हैं कि एक तो उसके भेदभाव के अंतर्गत सभी लोगों को जोड़ा जाए, सभी प्रकार के लोगों को, SC ST OBC सब जिसके साथ भी भेदभाव हो, उसमें किसी भी प्रकार का अलगाव पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जिसके किसी प्रकार का भेदभाव होता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है किसी भी कारण, तो शिकायत करने का अधिकारी है, वो शिकायत कर सकता है। सबको अधिकार होना चाहिए। और झूठी शिकायतें जो करते हैं, बहुत सारे लोग झूठी शिकायतें करते हैं, तो ऐसी झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले बार का जो 2019 से लेकर 2023 तक का जो आंकड़ा उन्होंने बताया है कि शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, 118%, 118.4% की बढ़ोतरी हुई। ऐसा पहले 173 थी तो 373 हो गई। शिकायतें बताया कि 1160 शिकायतें आई। निवारण समिति ने कहा कि हमने इसको ज्यादातर खत्म कर दिया है, लेकिन ये नहीं दिखाया उसमें कि भाई खत्म, इसमें झूठी शिकायतें कितनी थी। झूठी शिकायतों का जिक्र नहीं है। और ये भी छात्रों की संख्या के अनुपात में अगर उसका आंकड़ा लगाएं तो भी शिकायतें 0.02% आती है, अनेक नहीं के बराबर। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास और बढ़ाने की कोशिश ये खतरनाक है। और इसलिए ये जो नियम है ये शुद्ध रूप से असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है। और इसके खिलाफ हम जरूर चाहेंगे। भारत के सरकार, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने अपना स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी सभी लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तभी विकास होगा। जब सभी लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तभी विकास होगा, तभी 2047 का विकसित भारत बनेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की अलगाववाद की भावना अगर पैदा की जाती है और विद्यार्थियों को अगर लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो सकता है, तो आपस के अंदर अराजकता की स्थिति निर्माण हो सकती है, अलगाव की स्थिति निर्माण हो सकती है, जो बहुत खतरनाक है। तो इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। अब इसे समिति बनी है, समता समानता अवसर सेंटर केंद्र बना है, जिसको शिकायत निवारण कमेटी भी कह सकते हैं। अब इसका अधिकार क्या है, इसमें कितने लोग हैं, ये क्या क्या कर सकता है, समय सीमा क्या है, ये कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था श्रीमान सतीश शर्मा जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र चौहान, धर्मेंद्र प्रधान जी से। तो ये बात कही गई है और कहा गया है कि इसको तत्काल समाप्त होना चाहिए, वापस लेना चाहिए और सही माने में भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में जो हम काम कर रहे हैं, उस काम करने में हमें इस नियम के कारण जनता को
बाधा पैदा हो रही है, इससे कारण विखंडन की स्थिति निर्माण हो सकती है, इसको वापस लेना चाहिए। और जब ये होगा तभी निश्चित रूप से हम आगे समाज की एकता को व्यवस्थित रख सकते हैं और सामाजिक समरसता को भी विद्यमान रख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुरूप हमारा स्वरूप है, इसको भी प्रकट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके सामने कही गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिसके कारण लोगों के मन के अंदर आक्रोश है, ये आक्रोश नहीं रहेगा, इसको ठीक करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ये है और आपको लिखित तौर पर अपना हमने ये दिया है, उसको भी आप देख लीजिए। सारी चीजें आपके सामने हैं और किसी को लगता है तो आपको लगता है क्या कि ये संशोधन करेगी सरकार? जब करना ही था तो मनशाही गलत थी, इसलिए तो लेके आए। नहीं, मुझे लगता है कि करेंगे, करना ही चाहिए। और जो सवर्ण के सांसद है भाजपा के, इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? कमेटी में दिग्विजय सिंह है, आपके संबित पात्रा सारे थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? आप तो मुझसे पूछिए क्यों नहीं किया, हमें क्या करना हमको बता रहे हैं, हमने बताया ठीक नहीं है। नहीं, सवर्ण और निश्चित रूप से हम चाहते हैं ये सरकार अच्छी चले, ढंग से चले, एक सूत्रबद्धता के साथ चले और जो भारत के प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, वो स्वरूप निर्माण हो। इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये जो विनियम आया है इस मार्ग में बाधक है और इसलिए इस मार्ग में बाधक है तो इसको निश्चित रूप से वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गई सर? इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गई? 2 महीने 3 महीने में नहीं वो करेंगे, बताया हमने, दे दिया अपना। अगर वापस नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? ये लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज हो सकती है उसको करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश हम अपने लोकतांत्रिक आधार पर व्यवस्थित तौर पर अपनी बात को रखेंगे। हम सामंजस्य स्थापित करते हुए चीजों की ढंग से ठीक किया जाए, इसका प्रयास करेंगे। हमारा जो एक परिषद है सामाजिक समरसता के धुरी के रूप में काम करने वाला है। नाम तो जरूर ब्राह्मण कल्याण परिषद, लेकिन सभी वर्ग के लोगों का है। इस मामले में क्या जो सवर्ण सांसद है उनका नैतिक अधिकार नहीं है कि सरकार में दबाव डाले? कहते हुए आपके सामने बोल तो रहे हैं और जो भी मिलेंगे उनसे कहेंगे कि भाई इसको अपने ढंग से दबाव डालो, बात करो तो शांतिपूर्ण ढंग से मिलो। अब आज जैसे डॉक्टर महेश शर्मा साथ में गए थे इन लोगों के, तो क्रमशः लोग आएंगे और लोग अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि सही माने में ये जातिगत भेदभाव के आधार पर सारी चीजों को करना संविधान विरोधी है जो ब्राह्मण और इसलिए इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये फर्जी शिकायत में ललितपुर का बेचारा 20 साल की जेल सजा काट के उसके 20 साल कौन वापस करेगा? हाँ, ये पता है। बताओ कितनी बड़ी मतलब एक जो मतलब हो गया बाकी पीछे जाओ। मैं भैया जरा थोड़ा बाइट वाइट कर लीजिए भैया, लाइव चल रहा है। अरे मैं तू आया सुन मेरे 1 मिनट होल्ड करेगा, मैं कराता हूँ। 1 मिनट तू कैसे करेगा?